हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 के ज्योग्राफी के एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो आखिर रिसोर्स, स्रोत और डेवलपमेंट, विकास, रिसोर्स और डेवलपमेंट को कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड किया जाए, इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट है कि रिसोर्स क्या है। स्टार्टिंग यहाँ से कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं जो हमारे नीड्स यानी ज़रूरतों को पूरा करती है उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। एंड रिसोर्स का और भी थोड़ा सा मतलब एक्सटेंडेड डेफिनेशन और भी है कि एंड दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज रिसोर्स। इसको समझने की कोशिश करना होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए हैं कि वैसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मतलब हम लोग अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फेसिबल, मतलब इकोनॉमिकली वो मतलब इस्तेमाल करने के लायक हो, मतलब लोगों के पहुंच के अंदर हो। एंड नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब उसको हम लोग कल्चरली एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वैसे चीज़ को हम लोग रिसोर्स का नाम देते हैं। जस्ट एंड ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। जाहिर सी बात है, हम लोग इसके जूनियर क्लास में पढ़े थे। रिसोर्स तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, एक नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स, एक मैन मेड रिसोर्स और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। तो रिसोर्स बेसिकली तीन टाइप का ही होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया कि ह्यूमन बीइंग इज देमसेल्फ आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन है तो हम लोग रिसोर्स को अलग अलग रूप प्रदान कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल करने योग्य बना सकते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे हम लोग के पास हेमेटाइट है, आयरन है। हम लोग जो भी आयरन यूज़ करते हैं अपने घर में हर जगह, तो ये आयरन इस टाइप में नहीं मिलता, ये आयरन पत्थर के रूप में मिलता है। उसके साथ बहुत सारा प्रोसेस करना होता है तब जाके वो इस्तेमाल करने के लायक होता है। तो ये ह्यूमन का ही क्वालिटी है एंड कैपेबिलिटी है जो टेक्नोलॉजी और स्किल का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ को रिसोर्स का रूप प्रदान करते हैं। नाउ they transform the material available in the environment into resource and use them। जाहिर सी बात है ये ह्यूमन के ही बस की बात है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या है? तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स है। इन फोर वेज resources are classified, that means on the basis of origin, that is biotic and abiotic; on the basis of exhaustibility, that is renewable and non renewable; on the basis of ownership, that is individual, community, national and international; and on the basis of the status of development, that is potential, developed, stock and reserve. So these are the four varieties or ways in which resources are classified. Now we will study individually on the basis of origin, that means biotic and abiotic. So biotic resources are obtained from the biosphere and have life. Example, human being, flora and fauna, fisheries, livestock, these are the biotic resources. Next one is abiotic resources, that means all those which are composed of non-living things are called abiotic, like rocks, metals. तो ये बायोटिक और एबायोटिक जस्ट वो सीधी सी बात है, जीवन और मैंने जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक हो गया। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म हो जाएगा, तो उसके हिसाब से है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल, मतलब जो आसानी से वो हम लोग को मिल जाए। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैंने सोलर
एनर्जी से चलने का बैटरी वगैरह रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो रात में ख़त्म होता है तो दिन में जैसे ही सूरज की रोशनी आएगी वो फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। टाइडल एनर्जी रखा है, जैसे ही हम लोग टाइड तो चौबीसों घंटे चलता रहता है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है और उस चीज़ को हम लोग बैटरी के रूप में स्टोर करके अपना काम करते रहते हैं एंड वो रिचार्ज कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये उसी चीज़ के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एग्जॉस्टिबिलिटी। The renewable resources may further be divided into continuous or flow. That means solar and wind energy, water, forest, ये continuous और flow दोनों के रूप में काउंट होता है। एंड जैसे सनलाइट कंटिन्यूस है, विंड कंटिन्यूस है, टाइडल कंटिन्यूस है, या फ्लो भी है क्योंकि वाटर फ्लो करता है। अगर वाटर डैम में है एंड अगर उसको हम लोग हाइट से गिराते हैं तो उससे हम लोग का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। हम लोग जानते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, बेसिकली दो ही चीज़ है। These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some are fossil fuels and cannot be recycled and get exhausted within their use. Example minerals and fossil fuels. ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इतनी जल्दी नहीं मिलता है, ये फिर इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। चलिए इसका ही है थर्ड पार्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट मीन्स ओनरशिप मतलब मालिकाना हक के लिए इसके भी फोर कैटेगरीज है, दैट इज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज काउंटेड अंडर इंडिविजुअल? तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स इन विलेज people own their land, whereas in urban areas people own their plots, houses and other properties. Example that is plantation, pasture land, pond, water in wells. These are the individual resources. Now community owned resources, तो community owned resources क्या हो जाएगा? These are the resources which are accessible to all members of the community. मतलब जब रिसोर्स किसी एक पर्सन का हो तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट होगा, जब वो रिसोर्स किसी कम्युनिटी का हो मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का हो तो उसको कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, जो चराने वाला जानवर लोग जहाँ पर ग्रेज करते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड जहाँ हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, प्ले ग्राउंड्स हो, ये किसी एक का नहीं, ये कम्युनिटी का है। वो पूरा कम्युनिटी वहाँ पर जाकर उस रिसोर्स को एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्स। तो जब नेशनल की बात आएगा तो ये कंट्री से रिलेटेड है। ये मतलब इंडिविजुअल का एरिया थोड़ा छोटा है, कम्युनिटी का एरिया थोड़ा बड़ा है, नेशनल रिसोर्स का एरिया और बड़ा है एंड इंटरनेशनल का एरिया और बड़ा है। तो नेशनल रिसोर्स आर ओन्ड बाय ए नेशन और अ कंट्री। ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and the oceanic area up to 12 nautical miles, that means 22.2 किलोमीटर from the coast, याद रखिए तट से 22.2 किलोमीटर तक वो कंट्री का रिसोर्स में, कंट्री के बाउंड्री में ही काउंट होगा। उसके बाद से फिर वो कंट्री के बाउंड्री में काउंट नहीं होगा। इसको हम लोग 12 नॉटिकल माइल्स कहते हैं। ये भी एक टॉपिक है, आप लोग को याद रखना होगा। एंड इट इज़ टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। जैसे आप में से बहुत कोई अगर बाहर गया होगा तो जो हम लोग का जितना भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में मतलब वहाँ के तट से, वहाँ के माने कोने एंड से 22.2 किलोमीटर तक इंडिया का ही बाउंड्री है। चाहे अरेबियन सी में ले लीजिए, बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन में, उसके बाद फिर इंडिया का टेरिटरी ख़त्म हो जाता है। एंड द रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग्स टू द नेशन, मतलब ये 22.2 किलोमीटर के अंदर का रिसोर्स है वो इंडिया का है। दैट मीन्स रोड हो गया, कैनाल्स हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब नेशनल रिसोर्स में काउंट होता है। एंड इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या काउंट होता है? दीज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इसको क्लियरिफाई करते हैं। द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institutions. तो ये बहुत ही important बात था
कि भाई समुद्र में कितने माने डिस्टेंस के बाद वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो वो है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद से वो फिर इंटरनेशनल ही हो जाता है। उसके बाद कोई इंडिविजुअल कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। हर कंट्री अपने 22.2 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक एरिया वो कंट्री के कंट्रोल में आएगा, लेकिन उसके बाद का एरिया वो उस कंट्री के कंट्रोल में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो इसमें 3 कैटेगरी आता है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल रिसोर्स किसको कहेंगे? दीज आर द रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ये एक जगह पाया जाता है बट इसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, इकोनॉमिकली वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, या फिर हमारे पास अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आया है। कुछ खास रीज़न है जिस वजह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। लाइक दैट राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। तो समय लगेगा, कुछ रीज़न होगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ये पॉलिटिकल रीजंस भी आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करती है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, इट माइट बी यूज्ड इन फ्यूचर, कह नहीं सकते। नाउ डेवलप्ड रिसोर्स, तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। तो इसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं, जिनका क्वालिटी और क्वांटिटी क्लियर हो गया है, काउंटेड हो गया है, अब वो इस्तेमाल करने के दायरे में आ गया है, बहुत जल्द उसका इस्तेमाल होगा। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फेसिबिलिटी। मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी रिसोर्स का डेवलपमेंट बेसिकली 2 चीज़ पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजिकली हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, और उसका फेसिबिलिटी क्या है। मतलब अगर उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदा देगा या फिर नहीं देगा, या फिर पता चले कि उसको यूज़ करने उसको मतलब रिसोर्स को यूज़ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा महंगा ना हो जाए, लोग फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए। क्योंकि एक रिसोर्स को यूज़ करने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एग्जाम्पल, हम लोग पेट्रोल को मैंने यूज़ करके गाड़ी चला रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी गाड़ी चला रहे हैं, लाखों करोड़ों गाड़ियाँ चल रही है, बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि वो एयर पोल्यूशन करता है। तो इसीलिए दूसरे सोर्स को ढूंढा जा रहा है। अभी जितनी बहुत सारे नई नई गाड़ियाँ जो सोलर बैटरी पर जो बैटरी पर चलती है, कुछ गाड़ी तो सोलर पर भी चलती है, तो ये सब पोल्यूशन नहीं फैलाती है। तो इस तरीके से, और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि पेट्रोल एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये तो नॉन रिन्यूएबल है, इसके रिप्लेनिश होने में करोड़ों साल लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अक्सर रिसोर्स को बहुत सारे चीज़ों में बने यूटिलाइज कर बहुत सारे कैटेगरीज में बांट कर देखते हैं कि वो आम लोगों के पहुंच के अंदर होगा या नहीं होगा, या बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट द ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर कॉल्ड अ स्टॉक। मतलब है हमारे पास, लेकिन हम उसको कुछ टेक्नोलॉजिकल रीजन से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो उसको हम लोग स्टॉक में काउंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट। तो ये भी एक है। लद्दाख में जो यूरेनियम है उसको निकालना इतना इजी नहीं है, इसलिए वो भी स्टॉक में ही काउंट हो रहा है। एंड रिजर्व क्या है? रिजर्व्स आर द subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। मतलब इसका हमें पता तो है कैसे यूज़ करना है, लेकिन अभी तक इसके इस्तेमाल को स्टार्ट नहीं किया गया। जस्ट ये फ्यूचर टाइम में बिल्कुल इन सब चीज़ों पर होगा, इसीलिए वो अभी भी एज ए रिजर्व के रूप में स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। एंड दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। हो सकता है
फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए उसका इस्तेमाल होगा, लाइक वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट, these are the reserve which can be used in the future time. तो हमने देखा अभी 4 कैटेगरी था कि रिसोर्स का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, दैट मीन्स पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व. चलिए टॉपिक चेंज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? तो रिसोर्सेज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हम ह्यूमंस रिसोर्स को यूज़ इतना गलत अनजस्टफुली कर रहे हैं जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सबसे पहला हो रहा है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड इन ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स. मतलब रिसोर्स का मतलब डिप्लेशन हो रहा है क्योंकि ये रिसोर्स कहीं ना कहीं मतलब कुछ माने कुछ पर्सनल हाथों में चला जा रहा है वो रिसोर्स. तो उससे क्या हो रहा है? रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, जो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट है accumulation of the resources in few hand which divided the society in two segment, rich and poor. जाहिर सी बात है, सोसाइटी में जब रिसोर्स कुछ गिने चुने हाथों में चला जाता है तभी यहाँ पर हम लोग रिसोर्स के आधार पर ही रिच एंड पुअर का डेफिनेशन देते हैं. एंड दिस क्रिएट अ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो ये सारा प्रॉब्लम्स हो ही रहा है क्योंकि ह्यूमन अर्थ में जितने भी रिसोर्स हैं उन सब को अनजस्टफुली यूटिलाइज कर रहा है. मतलब ज़्यादातर रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादातर रिसोर्स का गलत इस्तेमाल होता है और यही गलत इस्तेमाल होने की वजह से रिसोर्स कुछ हाथों में चला जा रहा है एंड उसके वजह से सोसाइटी में गलत कैटेगरी बन रहा है, रिच एंड पुअर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. एंड साथ ही साथ ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है एंड लैंड डिग्रेडेशन है, इस तरीके के भयंकर वाले प्रॉब्लम्स अर्थ में आ रहे हैं. नाउ सो रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सस्टेनेबल का मतलब होता है सीमित मात्रा में इस्तेमाल भी करेंगे और भविष्य के लिए बचा के भी रखेंगे. नाउ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स the development should take place without damaging the environment and should not compromise with the need of future generation. अभी बताया ना, सस्टेनेबल का मतलब है कि ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स रखा रहे. नाउ सो फॉर दिस रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग के बिना काम नहीं हो सकता है. In India, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. जाहिर सी बात है, रिसोर्स कहीं भी हो सकता है एंड ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से कहीं पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर रिसोर्स बहुत कम होता है. एंड दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल. जाहिर सी बात है, हर जगह सब चीज़ नहीं होता है, तो उन सब को बैलेंस करते हुए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए जो एक्टिविटीज़ की जाते हैं उनको हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, झारखंड के बेल्ट में कोल एंड आयरन बहुत ज़्यादा होता है, राजस्थान में नहीं होता है. तो ऐसा थोड़ी ना कि कोल एंड आयरन का इस्तेमाल सिर्फ यहीं होगा, क्योंकि कोल एंड आयरन बेसिकली स्टील माइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो स्टील प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो स्टील प्लांट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो तो राजस्थान के लोग यूज़ करते हैं ना. तो एक तरह का बैलेंस बना के रखा गया है कि हो एक जगह रहा है मगर उसका इस्तेमाल सारे लोग कर पाए, सारे लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो पाए. रिसोर्स का मेन इस्तेमाल है डेवलपमेंट में होना चाहिए, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए. चलिए, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. रिसोर्स प्लानिंग है
रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग पूरे माने हमारा हमारे इंडियन बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स है उसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं, उसको सही ढंग से क्या किस तरीके से प्लान किया जाए ताकि उसका लाभ सभी लोगों को हो। Identification and inventory of the resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resource. जाहिर सी बात है, प्लानिंग करने से सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हमारे पास स्टॉक कितना है और उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। तो ये सबसे पहले पता करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, तो दैट एंडोड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा इन्वेंट्री कितना है। नेक्स्ट है फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर लाना होगा जिसमें टेक्नोलॉजी स्किल्स को यूज़ करके उसको यूजेबल आइटम में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, एंड हमने जो प्लान किया है वो मतलब प्लानिंग तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर वो 100% धरातल पे उतर जाए तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ 100% प्लानिंग सही तरीके से हुआ। क्योंकि प्लानिंग जिस हिसाब से होता है, प्लानिंग के हिसाब से काम अक्सर बहुत बार नहीं भी हो पाता है। तो विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के हिसाब से चलना है, रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट to development only when they are accompanied by appropriate technological developments and institutional changes। जाहिर सी बात है, रिसोर्स तभी कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट में जब उसको सही तरीके से टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts towards achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plans launched after independence। ये अगर आप लोग सिविक्स में देखोगे, ये सिविक्स का टॉपिक है कि 1947 के बाद से इंडिया जब से अपना गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ है तब से डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एक प्लान किया था। 5-year प्लान लेकर चलते थे, 5 साल का एक प्लान चलता था जिसमें डेवलपमेंट का बात आता था, बजट बनता था, ऐसा मैंने पूरा का पूरा प्लान किया जाता था और उसको 5 साल के बाद फिर से उसका एस्टिमेट किया जाता है कि हमने कितना प्लान किया और उस प्लान के हिसाब से हमने कितना अचीव किया। तो एंड यही प्लानिंग कमीशन अब चेंज होकर नीति आयोग में बन गया है। 2015 में ये चेंज हो गया। नाउ टू ओवरकम दिस इर्रेशनल कंजप्शन and over utilization of resources, resource conservation at various levels are very important। जाहिर सी बात है, रिसोर्स प्लानिंग के ये 3 स्टेज है। अब नेक्स्ट इसके बाद है कि जो हमारे पास रिसोर्स है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं करेंगे तो हमारा रिसोर्स समय से पहले ख़त्म हो जाएगा और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी रिसोर्स बचा हुआ नहीं रहेगा। नाउ हम लोग आते हैं, दूसरा टॉपिक है दैट इज़ लैंड रिसोर्स। तो लैंड भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि लैंड है तो हम लोग हैं। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो भी खाना खाते हैं वो प्लांट से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलता है। तो लैंड रहेगा तो प्लांट्स होगा, प्लांट्स होगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे। नाउ लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। लैंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वैसे भी आप लोग को बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग जानते हैं देयर आर 3 रिल्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या है? ये है लैंड, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर वाला पार्ट कहते हैं, और नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों स्फीयर मिल के ये जो इस जगह को जन्म देता है, ये जो तीनों से जुड़ा हुआ है, ये है हमारा बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ बनता है। तो बायोस्फीयर मतलब लाइफ, जीवन को बनने के लिए ये तीनों रिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों में से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नहीं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लैंड रिसोर्सेज। Land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. India has land
under a variety of relief features, namely mountain, plateaus, plain, islands वगैरह वगैरह, ये सब है इंडिया के पास। क्योंकि इंडिया में ये सारा वैरायटी है ही। अगर ऊपर देखेंगे हिमाचल जम्मू कश्मीर के पास, वहाँ हिमाचल माउंटेन है, उसके नीचे प्लेन्स एरिया है, फिर उसके नीचे प्लेटूज एरिया है, फिर कहीं कहीं पर आइलैंड एरिया भी है। तो लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन एक जो इसमें लिखा हुआ है, ये रहा हम लोग का पिक्चर, ये इसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर किस टाइप का लैंड्स वगैरह है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ज़रा लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन क्या है? लैंड रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, दैट मीन्स फॉरेस्ट, लैंड्स आर नॉट अवेलेबल, लैंड्स नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब जिस लैंड पे हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते उसको हम लोग बैरन एंड वेस्ट लैंड कहते हैं। एंड लैंड पुट इनटू नॉन एग्रीकल्चरल यूज में क्या आएगा? फैलो लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एंड नेट सोन एरिया। तो ये अलग अलग मैंने पार्ट में डिवाइड किया है समझाने के लिए कि लैंड का बेसिकली फॉरेस्ट लैंड हो गया एंड लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो बेसिकली तीन ग्रुप है। एक तो फॉरेस्ट हो गया जो नेचुरल ग्रो करता है, एंड हमने जो फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया है एग्रीकल्चर के लिए, एक वो लैंड हो गया, और एक है जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो बैरन या वेस्ट लैंड है। तो नेक्स्ट है लैंड विच इज़ पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, तो वो फैलो लैंड हो गया। एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स जैसे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया। हम लोग इस चीज़ के बारे में फर्दर में डिटेल में पढ़ेंगे। लैंड का यूटिलाइजेशन इस तरीके से डिवाइड में किया गया है, इस तरीके से मतलब पार्ट वाइज बांटा गया है ताकि हम लोग उस लैंड को आइडेंटिफाई कर सके। एंड जब आइडेंटिफाई होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका यूज़ भी हो जाएगा उसके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, कि अगर वो लैंड को एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट होगा। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, जैसे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, अगर सैंडी सॉयल है जहाँ पर या फिर ऐसा सॉयल है जो वाटर रिटेन करता ही नहीं है, तो वहाँ भी कुछ नहीं उग सकता है, तो वैसे जगह को दूसरे काम में इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न क्या है? बेसिकली लैंड का पैटर्न कैसा है यूज़ करने का। तो the use of land is determined by physical factors such as topography, climate and soil types, and human factors, तो such as population density, technological capability and culture and traditions। ये बिल्कुल आता है। The data below represent the land use pattern in India। ये डेटा नेक्स्ट में पिक्चर के रूप में है। The wasteland is the land विच इज़ पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अभी हमने देखा ना, वेस्ट लैंड किसको कहेंगे? जो बने एग्रीकल्चर के अलावा और भी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड बेसिकली ये जगह क्या होता है? रॉकी होगा या एरिड होगा या डेजर्ट टाइप होगा या रोड्स आएगा, रेलवे आएगा, इंडस्ट्री आएगा, क्योंकि जहाँ पर रोड रेलवे को वहाँ भी तो खेती नहीं हो सकता है ना, तो आखिरकार उसका दूसरा इस्तेमाल तो हो ही रहा है। तो ये वेस्ट लैंड का इस्तेमाल दूसरे रूप में किया जाता है एंड इसका भी ज़रूरत है। सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। मतलब हम लोग जो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? लैंड का जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो खराब हो रहा है। कंटिन्यूअस हम एक ही चीज़ में उसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं एंड उसमें हम लोग कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स भी नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स कुछ लैंड ऐसा है जिसको अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ दिया जाए या फिर और भी बहुत सारे सोर्स है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत पावरफुल हैं, और भी बहुत सारे सोर्स है, अगर उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए तो उसको यूज़फुल बनाया जा सकता है। तो ये जो काम नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन होने की वजह से एक और हानि ये हो रहा है कि जितना लैंड इस्तेमाल करने योग्य होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। बट हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड हमारा डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। डिमांड के हिसाब से रिसोर्स नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी चीज़ को कैसे मैंने
कुछ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स कैसे लिए जाएंगे। तो ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकली टू लैंड डिग्रेडेशन। भाई हमारा जो एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इससे लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग ऑफ द लैंड। ये जो हम लोग माइनिंग करते हैं खोद के, आपने देखा होगा अपने आसपास के माइंस में, हम लोग कई किलोमीटर तक खोद के मैंने वहाँ का पूरा पत्थर उठा के इधर उधर रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने जो खोदा वहाँ तो कुछ और नहीं था, आपका मिनरल्स निकाल लिया, लेकिन मिनरल्स निकालने के चलते वहाँ से जो खोद के पत्थर वगैरह को आपने साइड में रख दिया, तो साइड में जिस जगह पे रखा वो जगह भी तो आपने कैप्चर कर लिया और वो जगह भी तो इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को समझना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्टिविटी है, ये इतने आसानी से क्लियरेंस नहीं होगा। क्योंकि अगर माइनिंग का काम ख़त्म हो गया तो वापस उस पत्थर को उसी में भर देना चाहिए, ताकि जो जगह मैंने पत्थर को रख के घेर लिया था, वो जगह मेरा बर्बाद हो रहा था, वो दोबारा कम से कम एग्रीकल्चर या दूसरे काम में तो आएगा। तो यही चीज़ है। नाउ in recent year industrial effluents as a waste have become a major source of land and water pollution। एक और है ह्यूमन का, ये हम ह्यूमंस ही हैं, हमारा ही प्रॉब्लम है। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये लैंड और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। हम लोग इसको काउंट नहीं करते, बट ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो पोल्यूशन जो भी निकलते हैं उस वो एक पोल्यूशन से एक प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। पोल्यूशन मल्टीपर्पस होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, उससे बहुत मैंने वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारा चीज़ तो थोड़ा सा देखना ही होगा। ह्यूमन का ये हमारा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है। सबसे फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग शुड बी डन। मतलब ग्रेजिंग लैंड्स को अलग से रखा जाए एंड ग्रेजिंग लैंड्स का भी एरिया को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है करना। डिफॉरेस्टेशन करना तो बहुत इजी है, बट एफॉरेस्टेशन करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। डेजर्ट एरिया में थॉर्नी बुशेस को अगर कंटिन्यूसली ग्रो किया जाए तो ये जो सैंड ड्यून्स है वो कंट्रोल में हो जाएगा। जो सैंड इधर से उधर जो इकट्ठा होता रहता है हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर थॉर्नी बुशेस बहुत ज़्यादा होगा तो एयर का इफेक्ट भी कम होगा और सैंड ड्यून्स बनना कम होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जाहिर सी बात है जो भी वेस्ट लैंड पड़े हुए उनका सही मैनेजमेंट अगर किया जाए तो हरियाली चारों ओर आ सकती है और उसका बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल यूजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेट सी बात है हमारा नेचर ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है और धीरे धीरे ये डिस्टर्बेंस और ज़्यादा जाएगा, और अंततः जिस प्रकार से डायनासोर का पूरा माने गायब ही हो गए, वैसा ही एक दिन ह्यूमन भी गायब हो जाएंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट ये नहीं करते हैं। ये करवाना बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए कि इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको पहले फ़िल्टर करके नेचर में छोड़ा जाए, और ये कोशिश करना चाहिए कि रिवर रिसोर्सेज में वो बिल्कुल नहीं डाला जाए, इससे तो रिवर पूरी तरीके से पोल्यूट होता है। नाउ सॉयल एज अ रिसोर्स, तो सॉयल एक रिसोर्स बिल्कुल है, क्योंकि लैंड और सॉयल दोनों में फ़र्क है। लैंड तो मिट्टी हो गया, लेकिन सॉइल हो गया अपर मोस्ट लेयर जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स होते हैं जो पौधे को बढ़ाने की, जन्म देने की क्षमता रखते हैं, सीड को जर्मिनेट होने की क्षमता रखते हैं। सॉइल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ।
तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉयल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। जाहिर सी बात है, ये नेचुरल रिसोर्स है, कंटिन्यूस प्रोसेस में बनता रहता है, धीरे धीरे करके वेदरिंग ऑफ रॉक से ही बनता है। Various forces of nature, such as change in temperature, action of running water, wind, glacier, activities of decomposers, etc., contribute in the formation of soil. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला, तो parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. भाई मिट्टी के बनने के पीछे ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स है, पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, ये सारा फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये दोनों सॉइल में होता ही है। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल, तो हमारे इंडिया में किस किस टाइप के सॉइल मिलते हैं, तो ऑन द बेसिस, मतलब सॉइल का बहुत सारा मैटर है। ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। इट इज़ मैंशनड बिलो। एलुवियल सॉइल है, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। एलुवियल सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है वो भी मैप के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। तो एलुवियल सॉइल क्या है? द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है ये एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। एंड एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्योंकि ये जो तीनों रिवर है ये अपने साथ बहुत ही फर्टाइल एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट हर साल ये लाती रहती है, एंड बहुत ही वो रिप्लेनिश करती रहती है, नया मिट्टी हर साल आता रहता है। तो इस नॉर्दर्न प्लेन की फर्टिलिटी कंटिन्यूसली बनी रहती है, एंड इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। Now, it is also found in Rajasthan, Gujarat, and eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. तो alluvial soil ये सब जगह पर मिलता है। The alluvial soil consists of various properties of sand, slit, and clay. Alluvial soil में ये सभी चीज़ें एक माने गुड प्रोपोर्शन में मिक्स होता है। As we move inland towards the river valley, soil particles appears to be bigger in size, where in the upper side of the river valley soils are coarse. तो ये सॉइल का जो कहते हैं हम लोग पार्टिकल्स है, ये धीरे 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 नदी से जितना दूर आएंगे वो बढ़ता, नदी से दूर आएंगे तो वो माने ये नदी के पास जितना जाएंगे वो सॉइल का पार्टिकल्स बढ़ता जाएगा, और जितना नदी से दूर जाएंगे सॉइल का पार्टिकल्स उतना घटता जाएगा, वो और ज़्यादा महीन पाउडरी फॉर्म में मिलेगा। सो बेस्ड ऑन द एज, एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियम, जिसको हम लोग बांगर कहते हैं, एंड न्यू एलुवियम, जिसको हम लोग खादर कहते हैं। तो बांगर सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कांकर नोड्यूल्स ऑफ द खादर, एंड न्यू एलुवियल क्या है? इट हैज़ द फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन द बांगर। बेसिकली जस्ट इसको नया और पुराना एज के हिसाब से बांगर एंड खादर के रूप में क्लासीफाई किया गया है। एलुवियल सॉइल्स आर वेरी हाईली फर्टाइल। दीज सॉइल्स कंटेन्स एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटैश, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereals and pulses crops. जाहिर सी बात है एलुवियल सॉइल जहाँ जहाँ मिलता है ये सारे फसल वहाँ बहुत अच्छे से होता है। जस्ट देख लीजिए एलुवियल सॉइल इस टाइप में होता है, ये एलुवियल सॉइल का है, एंड यहाँ पर ये जो बिल्कुल एरिया है ये लाइट ग्रीन है, ये नॉर्दर्न प्लेन से लेकर गुजरात के कुछ एरिया तक है, एंड ये जो कोस्टल रीजन से यहाँ जहाँ पर बिल्कुल ये लाइट कलर का ग्रीन है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल हमें मिलता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी करके फिर से मैप में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लैक सॉइल। दिस ब्लैक सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल।
तो क्लाइमेटिक कंडीशंस along with the parent rock material is important factor for the formation of black soil. तो जस्ट एक कलर चेंज होने का सॉइल का सबसे बड़ा फैक्टर एक ही है कि किस पेरेंट रॉक से वो सॉइल बना है। तो जिस पेरेंट रॉक से सॉइल बनेगा वो उसी टाइप का टेक्सचर, कलर, क्वालिटी लेकर बनेगा, तैयार होगा। द सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज typical of the Deccan Trap basalt region and spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। हाँ, ये जो ब्लैक सॉइल है ये बेसिकली लावा के सॉलिडिफिकेशन से बना है। एंड हम लोग जिस एरिया में छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू पूरा ये इसी से ही बना हुआ है। दिस सॉइल कवर्स द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेटू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ and extends in the southeast direction along the Godavari and Krishna valleys. The black soil are made up of extremely fine clay material and well known for their capacity to hold moisture. तो ब्लैक सॉइल का मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट रिच एंड कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। दिस सॉइल इज स्टिकी, ये सॉइल चिपचिपा भी होता है व्हेन वेट and difficult to work unless tilted immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। जाहिर सी बात है ये चिपचिपा भी वो तो होता है और ये स्लिपरी भी हो जाता है, और जैसे ही फर्स्ट मानसून की बारिश आती है ये बिल्कुल उस स्टिकी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक सॉइल देखिए, ये है ब्लैक सॉइल, दिस इज़ द ब्लैक सॉइल, दिस इज़ द ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक कलर में ही होता है बेसिकली। एंड ब्लैक सॉइल को यहाँ पर एक इस कलर से शो किया गया। ये बेसिकली डेक्कन वाले पार्ट में, एक मेजर पार्ट में शो किया गया है डेक्कन ब्लैक सॉइल को। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ रेड एंड येलो सॉइल। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, इसका ईस्टर्न पार्ट ये है एंड साउदर्न पार्ट ये है। तो ये तो हमारा ब्लैक सॉइल है, जस्ट बिल्कुल रेड एंड येलो। ये हम लोग के झारखंड वाले एरिया में बेसिकली रेड सॉइल, और नीचे ये केरल, कर्नाटक का जो लोअर पार्ट है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु वगैरह यहाँ पर, एंड इस पार्ट में भी देखिए ईस्टर्न पार्ट में भी हम लोग का रेड एंड येलो सॉइल मिलता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया है। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म एंड इट इज़ फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अलॉन्ग द पेडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही, हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा वेस्टर्न घाट इधर है, ये ईस्टर्न घाट का एरिया इधर है, और ये वेस्टर्न घाट का एरिया है। दिस इज द वेस्टर्न घाट। नाउ नेक्स्ट वन इज द लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल क्या है? द लैटेराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट with the alternate wet and dry regions. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. तो ये जब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था उस दौरान हेवी रेन की वजह से लैटेराइट सॉइल का डेवलपमेंट हुआ। लैटेराइट सॉइल्स आर एसिडिक, इसमें पीएच स्केल इस 6 से 6.0 से कम होता है। ये आप लोग साइंस के क्लास में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि पीएच स्केल अगर 6 से कम हो तो वो एसिडिक में काउंट होगा, पीएच स्केल अगर 6 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक में काउंट होगा। सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ये इसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत कम होता है। एंड अगर इस लैटेराइट सॉइल में अगर हमें खेती करना हो तो हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये देखिए लैटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ है, जस्ट फिर से हम लोग देखते हैं। ये है बेसिकली लैटेराइट सॉइल, ये है हम लोग का लैटेराइट सॉइल जो बिल्कुल मार्क के ऊपर है। एंड लैटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है ये देखो, जस्ट बंगाल के कुछ एरिया में है, ईस्टर्न एरिया में कुछ है, इधर भी थोड़ा बहुत है,
एंड दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट में भी थोड़ा बहुत है लैटराइट सॉइल। बेसिकली लैटराइट सॉइल इस टाइप का होता है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट, एंड दिस सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। यहाँ लिखा हुआ है दिस सॉइल सपोर्ट्स डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस इज़ वेरी पुअर। एंड ये बेसिकली टी एंड कॉफ़ी को ही सपोर्ट करता है। तो टी एंड कॉफ़ी ज़्यादातर पहाड़ के ढलान वाले एरिया में ही होता है, तो लैटराइट सॉइल पहाड़ के ढलान वाले एरिया में ही मिलता है और वहीं पर टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन वहीं पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये सैंडी होता है टेक्सचर में और ये सलाइन होता है नेचर में। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। इस सॉइल का सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ये बेसिकली कोस्टल एरियाज़ के आसपास में ही होता है। एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा नमक होगा तो उसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बन ही नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कांकर because of the increasing calcium content downwards, and the canker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water। जाहिर सी बात है, ये सॉइल जहाँ भी होगा यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होगा, ये फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो देखते हैं एरिड टाइप का सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है। ये रहा हम लोग का एरिड टाइप का सॉइल येलो कलर में। तो ये बेसिकली किस जगह पर है, यहाँ दिख रहा होगा, ये हम लोग का राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट है। बेसिकली यहाँ पर एरिड टाइप ऑफ सॉइल मिलता है। जाहिर सी बात है उस जगह पर वेजिटेशन भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सॉइल का प्रॉपर्टी है ये मॉइस्चर को पकड़ के रख ही नहीं पाता है। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, एंड हिल और माउंटेनियस एरिया में ही फॉरेस्ट है। द सॉइल टेक्सचर इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। तो इनका यहाँ का जो सॉइल टेक्सचर वो लोमी है। लोमी सॉइल का मतलब वो क्लेई सॉइल है जो मिट्टी पानी को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता है। एंड इस सॉइल से वो ईंट बनता है या फिर मिट्टी के बर्तन वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी पानी को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता है। एंड दीज आर द कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स। ये बहुत फाइन होता है, मैंने अपर स्लोप में ये बहुत फाइन मिलता है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेंडुडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। ये सॉइल एसिडिक नेचर का होता है एंड इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ही पुअर होता है। द सॉइल इज़ फर्टाइल इन रिवर ट्रेसेस एंड एलुवियल फैंस। मतलब ये जब रिवर के ट्रेस में आता है और एलुवियल सॉइल के कांटेक्ट में आता है तब ये फर्टाइल हो जाता है। बाकी ये फर्टिलिटी इसकी बहुत कम होती है। ज़रा देखिए फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पर है मैप में। ये जो डार्क ग्रीन है ये हम लोग का फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ पार्ट है, एंड इधर ये सिक्किम है, एंड इधर अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है। तो ये माउंटेनियस एरिया बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा मेघालय, मिज़ोरम ये बिल्कुल माउंटेन के ऊपर ही है, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स मिलते हैं। तो ये बिल्कुल माउंटेन वाले एरिया में ही पाया जाता है। चलिए, ये हम लोग का सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है द denudation of the soil cover and the subsequent washing down is described as soil erosion। मिट्टी का ऊपर का जो लेयर होता है वो उसका हट जाना, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, विंड से हो सकता है, रनिंग वाटर से हो सकता है, तो बारिश के पानी से भी हो सकता है, या नदी के फ्लो से भी हो सकता है। तो ये सारे रीज़न से अगर मिट्टी धुल के चली गई तो वो उसी प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। द सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो, लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग के वजह से भी सॉइल इरोजन होता है।
Also, there are some natural forces like wind, glacier and water which leads to soil erosion. इसके चलते भी soil erosion होता है. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming. अगर हम फार्मिंग मेथड हमारा गलत है तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है, होने की संभावना होती है. नाउ द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज. आप लोगों ने शायद देखा होगा कि खेतों वगैरह में अगर पानी कंटिन्यूसली बहता रहता है, कहीं से एक धार बना लिया है, तो वो धार के साथ क्या होगा, जितना भी ऊपर का मिट्टी है जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, वो पूरा मिट्टी को धो कर ले जाएगा और धीरे 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 वहाँ पर माने फाइन पार्टिकल्स तो पानी में धुल के चल जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स बच जाएंगे जिसको हम लोग बालू कहते हैं. और फिर जहाँ बालू निकल आएगा वहाँ पर जाहिर सी बात है कोई भी फसल कभी नहीं उगेगा. तो इस रनिंग वाटर को रोकने के लिए इसको हम लोग, इसको गलीज कहा गया है, तो इसको रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, बीच में पत्थर देकर उसको रोक देते हैं ताकि पानी वहाँ स्टोर रहेगा, तो पानी के साथ जो ऊपर से मिट्टी धुल कर आया वो साइड में जमा होता रहेगा. तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोसेस और मेथड्स अपनाए जाते हैं ताकि सॉइल इरोजन कम से कम हो या ना हो. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड. जाहिर सी बात है जो कल्टिवेशन के लिए योग्य ही नहीं रहेगा उसको तुम लोग बैड लैंड कहेंगे. व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट over large area down a slope and the top soil is washed away, it is also known as sheet erosion. जाहिर सी बात है अगर बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है और पूरा स्लोप में आ गया तो जाहिर सी बात है पानी में जो हम लोग का मिट्टी का फाइन पार्टिकल्स है वो उसमें घुल जाएगा और वो बह के नीचे चला जाएगा. इससे भी हमारा सॉइल इरोजन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा और फिर उस जगह पर कुछ भी उगेगा नहीं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो न्यूट्रिएंट्स था, वो तो पानी में घुल कर चला गया, दूर चला गया. फिर वहाँ पर दूसरा चीज़ उगेगा कहाँ से. वैसे जगह पर हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं. इससे क्या होता है, जो मिट्टी का पेरेंट रॉक है, जो बेस है, वो भी खराब होने लगता है. तो ये भी है रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग. तो पहले मेथड्स को यूज़ किया जाए ताकि मेरे जो टॉप सॉइल है वो धुलने से बचे. प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देना ज़रूरी है. सो व्हेन द विंड ब्लोज लूज सॉइल और लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन. तो विंड ब्लोज द लूज सॉइल, जो ऊपर का फाइन पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स नहीं होगा तो अच्छा से फसल नहीं होगा. फाइन पार्टिकल्स का भी एक प्रॉब्लम है, वो इतना लाइट होता है कि अगर ज़ोर से हवा चले तो हवा में भी उड़ जाता है. तो उससे बचाने के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने होंगे. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वही देखेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर है प्लॉगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स डेक्लरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स. ये देखिए, ये बिल्कुल ये स्लोप वाला एरिया है, दिख रहा है, ये पहाड़ी वाला एरिया है. यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जस्ट खेत के जस्ट एंड में थोड़ा सा ऊंचा करके रखा जा रहा है. ये देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, थोड़ा ऊंचा करके रखा जाता है. इससे क्या होता है, पानी स्टॉक वहाँ पर जमा हो जाता है ताकि वो पानी बह के नहीं चल जाता है. इस मेथड को हम लोग काउंटर प्लॉगिंग कहते हैं. ये काउंटर प्लॉगिंग ही है. ये देखिए ऊंचा ऊंचा मेड़ टाइप का बना के रखा गया है एंड मेड़ में घास उगा के रखा गया है ताकि वो नहीं वो बहे नहीं, पानी वहाँ स्टॉक रहे. तो उससे क्या होगा, जो फसल हम लोग लगाएंगे वो उसको पानी मिलता रहेगा एंड हमारा फूड क्रॉप बढ़ जाएगा. नेक्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन. ये बिल्कुल टेरेस कल्टीवेशन ही है. इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द इरोजन. अगर हम लोग कुछ उगा कर रखेंगे, दिख रहा है ये सब जगह हमने कुछ ना कुछ उगा रखा है, तो प्लांट्स का जो रूट्स क्या होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है. इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होता है. अदरवाइज ये मिट्टी अगर ढलान में इस तरीके से, पानी अगर ढलान में बहेगा तो अपने साथ मिट्टी को कैरी 100% करेगा. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज. नेक्स्ट है when a large field is divided into strips and strips of grass are left to grow between the crops, then this breaks the force of wind and this method is called as strip cropping. ये दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर है ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है. ये भी स्ट्रिप क्रॉपिंग है, ये भी स्ट्रिप क्रॉपिंग है. बीच में घास उगा के रखा गया है ताकि, दिख रहा है कितना लार्ज फील्ड है,
यहाँ पर तो बहुत तेज़ हवा चलती होगी, ये पूरा तेज़ हवा चलने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर दिख रहा है बीच बीच में घास उगा के रखा गया है, ताकि ये जो गली घास उगा के रखा गया है ये क्या करता है, विंड का प्रेशर को रोक देता है और विंड इसको लेकर मैंने विंड इरोजन नहीं हो पाता है। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग से गली की बात कर रहा था ना, तो ये है गलीज, क्योंकि इस जगह पर वाटर, क्योंकि ये ढलान है, ये जब भी पानी बहेगा अपने साथ मिट्टी को ले जाएगा, तो इस तरीके से पत्थर लगा लगा के बीच बीच में गैप गैप में, तो इससे क्या होता है पानी का बहाव रुकता है और जो मिट्टी वो अपने साथ कैरी करता है वो इधर ही स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन लार्ज फील्ड, हाँ ये हो चुका है, स्ट्रिप क्रॉपिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। बिल्कुल यहाँ ये शेल्टर बेल्ट्स का ही ये दिख रहा है, ये शेल्टर बेल्ट्स ही है बीच बीच में जहाँ पर बहुत तेज हवा आता है, वो विंड प्रेशर को ब्रेक करने के लिए इस तरीके से पेड़ उगाए जाते हैं। इससे क्या होता है विंड प्रेशर ब्रेक हो जाता है तो विंड अपने साथ लैंड या सॉइल फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल को कैरी नहीं कर पाता है। एक और मेथड है कि मिट्टी को अगर हम गीला रखेंगे तो भी वो विंड के साथ कैरी नहीं होगा। तो ये प्रोसेस है, जिस तरीके से पानी को रोक के रखा गया है, ये भी प्रोसेस हमारा विंड इरोजन से बचा देता है। तो दीज आर द सब मेथड्स जिससे हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। आज का ये कंप्लीट, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इसको स्टडी कीजिए, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।